किसी कारणवश वो ब्रेक हो गया था बीच में, और हमने कंडीशन तो सारी पढ़ ली थी, डीवीआर की सारी कंडीशन हम पढ़ चुके थे पुरानी वाली उस वाली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे। अब मुझे इनका ना पूरे का ना क्रक्स बनवाना था आपको, कि कैसे आप ये सारी कंडीशन, जो हमारी क्लास की एक खास बात है, एक नई कला है, कि कैसे आप सारी की सारी कंडीशन वन शॉट याद कर सकते हो। समझा आपने, इट्स ओके। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप उसको पूरे को लर्न कर पाओगे वन शॉट। तो देखिए मैं इसका एक क्रक्स बनवा रही हूं। क्रक्स ऑफ कंडीशंस ऑफ डीवीआर। डीवीआर मीन्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इसकी कंडीशन नंबर 1 है ऑथराइजेशन होनी चाहिए। ऑथराइजेशन होनी चाहिए इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, प्लस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड प्लस गुड ट्रैक रिकॉर्ड। गुड ट्रैक रिकॉर्ड में हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस 3-year डिविडेंड पेड, प्लस नॉट डिफॉल्टेड, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किस किस चीज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए? फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और इंटरेस्ट देयर ऑन। एक ही बात है, डोंट वरी, बोथ आर द सेम मीनिंग। इंटरेस्ट देयर ऑन टर्म लोन, किसका? बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर डिपॉजिट। प्रीफरेंस शेयर्स की भी बात करी इसने। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और साथ में क्या बोला? डिबेंचर्स। इनका क्या नहीं होना चाहिए? डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। प्लस नॉट पेनलाइज्ड, नॉट पेनलाइज्ड। सेबी, एससीआरए, फेमा और एनी अदर लॉ। हाँ, आरबीआई भी बोल सकते हैं, एनी अदर लॉ। हो गया सबका? ये सारी कंडीशंस हैं
ऑथराइजेशन होनी चाहिए किसमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, नॉट डिफॉल्टिंग इन एनुअल फाइलिंग, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टर्म लोन एंड नॉट पेनलाइज इन ऑल दीज। ये आपको एग्जाम के लिए बेसिकली याद करना है। एक बार रिवाइंड कर सकते हो इसे? बताइए क्या क्या कंडीशन है? पहली, ऑथराइजेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरी, OR पास। तीसरा, गुड ट्रैक रिकॉर्ड। फोर्थ, नॉट डिफॉल्टेड इन एनुअल फाइलिंग, नॉट डिफॉल्टिंग इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नॉट डिफॉल्टेड इन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियल्स और इंटरेस्ट देयर ऑन, नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ व्हाट? टर्म लोन, बैंक, PFI एंड डिपॉजिट, और नॉट पेनलाइज्ड सेबी, SCRA, फेमा, एनी अदर लॉ। खत्म हो गया आपका ये, ठीक है? अब देखिए अपनी नोटिंग निकालिए। आपको ये तो पता होगा ही होगा कि डिस्क्लोजर करना पड़ेगा किसके अंदर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब सुनो, इसकी बात सुनो। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इट मींस एक्सप्लेन करने वाला एक नोटिस। फिर दोबारा सुनो, क्या देखो, जब भी कभी कहीं पे फंसो ना तो उसको दोबारा 2 बार 3 बार पढ़ो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इट मींस ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन कब दी जाती है? एक्सप्लेनेशन कब दी जाती है? जब कोई कंफ्यूजन होता है या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसका पहले से हमें पता नहीं है। यस और नो? तो इसका लॉजिकली मैं आपको मीनिंग के साथ बताती हूं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की हम बात करें तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मीनिंग यहां पे क्या है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का यहां पे मीनिंग है कि कंपनी लॉ के अंदर 4 ऐसे काम है जो हर साल होने ही होने हैं। 4 काम क्या है वो? अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन रेम्युनरेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये 4 काम ऐसे होते हैं जो हर साल होने होते हैं। इनको छोड़ के हर 5वां काम, देखिए इन 4 काम के लिए शेयर होल्डर्स पहले से प्रिपेयर्ड है, इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर्ड है। इन 4 को छोड़ के जो भी 5वां काम होगा और शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, तो उस चीज के लिए वो पहले से क्या नहीं है? वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है। 5वां काम कुछ करने जा रहे हो और उसके लिए पहले से आप क्या नहीं हो? प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो जब आपको शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए, आप चाहते हो शेयर होल्डर परमिट करे, तो उन्हें पहले कुछ पता भी तो होना चाहिए। आपने उन्हें नोटिस भिजवा दिया कि आपको इस दिन आना है। मान के चलो आप किसी को कार्ड भिजवा दो, शादी का कार्ड भिजवा दिया, ये नहीं पता लड़का कौन है लड़की कौन है, डॉट, लड़का आगे डॉट, लड़की आगे डॉट, बस तारीख लिख दी। क्या कोई सही से समझ पाएगा क्या होने जा रहा है? ये तो पता है शादी हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है, किससे हो रही है पता ही नहीं। लड़का लड़की की हो रही है, लड़के लड़के की हो रही है, लड़की लड़की की हो रही है, किसकी हो रही है? इट मींस उसको कंफर्म करने के लिए डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी तो हम प्रिपेयर्ड होंगे। हमें मुंह दिखाई करनी है, कन्यादान लेके आना है। यस और नो? इट मींस यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। जिन शेयर होल्डर्स को आप ये बोल रहे हो कि उनको आना है, उनको मीटिंग में आना है और अपनी कीमती वोट एक्सरसाइज करनी है, तो वो प्रिपेयर्ड तो हो। तो उनको प्रिपेयर करने के लिए उनके घर पे ही जो नोटिस जाता है उसके साथ एक स्टेटमेंट लगा देते हैं और उससे बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इट मींस एक बात तो साफ होगी कि हर काम के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन 4 को छोड़ के 5वां काम जो भी होगा उसके लिए क्या चाहिए? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अच्छा, आपके हिसाब से अब आप खुद सोच के बताना, एक कंपनी स्टार्ट हुई और कंपनी स्टार्ट होने के लिए वहां पे उन्होंने कैपिटल इशू करी और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अभी जो शेयर होल्डर फर्स्ट इशू आया, फर्स्ट इशू पे आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, बिजनेस कर लिया। अब जब आप सेकंड इशू लेके आओगे तो जो फर्स्ट वाले थे क्या उनके राइट अफेक्ट होंगे? ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि पहले तो कम लोगों में पैसे बंटते थे, अब ज्यादा लोगों में पैसे बटेंगे, तो क्या उनके राइट अफेक्ट होंगे? नहीं होंगे। इट मींस हर केस में उनके जो राइट्स हैं वो अफेक्ट होंगे जब भी कभी कंपनी नए शेयर इशू करेगी। तो इसके लिए लॉ मेकर ने एक प्रोविजन बना रखा है, आप कहीं भी देख लेना कि जब भी कभी नई कैपिटल इशू होगी तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास होगा। जब भी कभी नई कैपिटल इशू होगी उसके लिए रिजोल्यूशन पास होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिजोल्यूशन? To take the approval of existing shareholders, either new shares are issued or not, because the right of existing shareholders are affected. Clear? You all clear?
That's why there is a provision under the company law. In any case, if company is interested to tap the new market to issue new shares, then in that case there is a compliance, there is a requirement on the part of lawmaker, on the part of compliance officer to take the prior approval of shareholders in the form of resolution. Are you got the point, everybody? It means यहाँ पे डिस्क्लोजर किसके अंदर करने पड़ेंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. अब जब आप डिस्क्लोजर करोगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर, तो इन्होंने कहा क्या क्या पॉइंट्स होंगे. देखिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है और अब तो आपका सिलेबस भी थोड़ा कम हो गया है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पढ़ाई आपको करनी चाहिए, बहुत अच्छी पढ़ाई आपको करनी चाहिए, बहुत जम के. इन्होंने कुछ डिस्क्लोजर्स की बात करी है. डिस्क्लोजर जैसे कि क्या क्या बातें उन्हें बताएंगे. टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए एज अ डीवीआर, उनका डिफरेंशियल राइट क्या है, वोटिंग को लेके है, डिविडेंड को लेके है. अगला मुद्दा, परसेंटेज ऑफ शेयर्स विद डीवीआर पोस्ट इशू कैपिटल, ऐसा इशू क्यों लाना चाह रहे हो, जस्टिफाई करो. प्राइस क्या होगा, बेस क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट पे लेके आओगे, कैसे लेके आओगे. डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी अलॉटेड, डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो जिनको प्रमोटर से रिलेटेड है. इन केस ऑफ पब्लिक इशू रिजर्वेशन इफ एनी, परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट डीवीआर कैरी टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ एग्रीगेट. इनमें से डाइल्यूटेड ईपीएस क्या जा रही है आपकी अर्निंग पर शेयर. इनमें से कोई भी 5 या 6 पॉइंट आप याद कर लेना. सारे पॉइंट तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किन्हीं 5 या 6 पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो. ठीक है. अर्निंग तो डाइल्यूट होगी ना जब नए शेयर होल्डर्स आएंगे. मान के चलो पहले आप घर में अकेली थी, तो सारा फल जितना आता था तुम अकेली झपट्टा मारती थी. अब आपके घर में एक छोटा भाई भी है, तो अब तो 2 में बटेंगे ना, दैट इज अ डाइल्यूटेड ईपीएस. आगे समझ में, ऐसे ही आता है सबको समझ में. आगे बढ़े, आगे बढ़े. तो इनमें से कोई भी 4 से 5 पॉइंट आप लोग को याद करने होंगे. आगे देखते हैं. आगे कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू डीवीआर एंड वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल. आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन बन सकता है. इन्होंने कन्वर्जन की बात करी है कि क्या जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उनको डीवीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं या डीवीआर को एग्जिस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट, मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए. कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल राइट्स. और उसी के साथ डिस्क्लोजर किसमें देने पड़ेंगे, बोर्ड रिपोर्ट में. डिस्क्लोज डिटेल ऑफ इशू ऑफ डीवीआर. आपने ये तो शेयर होल्डर के लिए ऊपर डिस्क्लोजर दिया है, नीचे किसको देना है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है कि किस तरीके से आपने ये इशू लेके आए हो. राइट ऑफ होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर. होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर विद डीवीआर एंजॉय ऑल अदर राइट सच एज बोनस शेयर्स एक्सेट्रा. ये बतानी है आपको. उसी के साथ साथ रजिस्टर ऑफ मेंबर कंटेन द डिटेल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग डीवीआर. व्हेन अ कंपनी इशू डीवीआर रजिस्टर ऑफ मेंबर, अब मैं आपको ही बता देती हूं. कंपनी एक्ट के तहत एज पर सेक्शन नंबर 88 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इट इज द रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. रीजन क्या है, क्योंकि जो राइट्स दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर दिए जाएंगे, तो वो रजिस्टर बनाया जाता है. उस रजिस्टर में डिटेल लिखी जाती है. तो उस रजिस्टर के अंदर बेसिकली शेयर होल्डर का नाम और उसकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी. ये बात इन्होंने बोली है कि जो डीवीआर इशू करोगे वो सारी डिटेल किसमें लिखोगे, रजिस्टर में. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर विद डीवीआर. आई थिंक सो आपको एकदम क्लियर होगा. प्रोसीजर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था. चेक करेंगे क्या ऑथराइजेशन है नहीं है. बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि रिजोल्यूशन पास करना है. बिफोर इशूइंग डीवीआर एंश्योर कंडीशंस आर फुली सेटिस्फाइड. इफ कंपनी, अगर कंपनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो जो ये बोर्ड मीटिंग हुई है उसकी डिटेल किसको 15 मिनट के अंदर भेजेगी, स्टॉक एक्सचेंज. क्यों भेजेगी, ये भी एक मुद्दा है कि मान के चलो हमारे यहाँ कोई बोर्ड मीटिंग हुई है और उसमें उसमें जो इंफॉर्मेशन डिस्कस करी है उसमें जो इंफॉर्मेशन आपने डिस्कस करी है वो प्राइस सेंसिटिव है. प्राइस सेंसिटिव समझते हो, जिससे शेयर के प्राइस इंपैक्ट हो सकते हैं. ये चर्चा कहां चल रही है, कंपनी में. मीटिंग कहां हो रही है, कंपनी में. लेकिन हुआ क्या, बेसिकली थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन जैसी मार्केट में लीक होगी तो शेयर का प्राइस अप या डाउन होगा. अगर इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो अप होगा और डाउन है तो
डाउन, अगर नेगेटिव है तो डाउन होगा। इट मींस ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो ज्यादा लोगों को अगर पता चल गई तो हो सकता है इसके ऊपर फेक ट्रेडिंग हो जाए, जिसे हम बोलते हैं यूपीएसआई, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको रोकने की वजह से लिस्टेड कंपनी के ऊपर लिस्टिंग एग्रीमेंट लगता है, और एलओडीआर के तहत, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के तहत, कंपनी में अगर किसी प्रकार की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्कस होगी तो उसको 15 मिनट के अंदर अंदर, जैसी बोर्ड मीटिंग होगी 15 मिनट के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होगा। ये उसका लिस्टिंग एग्रीमेंट है। अगर उसने कंडीशन पूरी नहीं करी तो उसके ऊपर उसकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है। मुद्दा ये उठता है कि मैं एज ए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जैसे 15 मिनट का टाइम है, तो क्या कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग खत्म होते ही दौड़ पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज की ओर कि मैं बता के आता हूं? नहीं ना। इसके लिए आप फोन कर सकते हो, इसके लिए आप ईमेल डाल सकते हो। आपको अपने पार्ट पे रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ठीक है। आगे देखिए, पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से भी। वंस मेक अलॉटमेंट, जैसी अलॉटमेंट हो जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन किसको फाइल करोगे? आरओसी। कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट इनटू इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर। लिस्टेड कंपनी है तो जनरल मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आप फाइल करोगे। और जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है, टाइम आपको पता ही है, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स का वो। एंड मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अंडर सेक्शन 88। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इसकी डिटेल आपको डिपॉजिटरी को देनी होगी। डिपॉजिटरी बेसिकली जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को मेंटेन करते हैं, जैसे कैश आप बैंक में मेंटेन करते हो, तो उनको भी इंटीमेट करनी होगी। उसी के साथ ये पूरा टॉपिक जो कि डीवीआर के नाम से था, मैंने पूरा टॉपिक डिटेल में आपको करा दिया और कहीं ना कहीं ये पूरा हो गया जो डीवीआर के नाम से टॉपिक था।